प्यारे बच्चों, आज हम 29 फरवरी 2024 को संपन्न हुए इंटरमीडिएट गणित प्रश्न पत्र संकेतांक 324 EY के प्रश्न संख्या 4 से लेकर आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न 1 से 3 तक का हल देखने के लिए डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के माध्यम से प्रश्न 1 से 3 तक के प्रश्नों का हल देख सकते हैं। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 4। प्रश्न 4 का है वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन f(x) = 3x³ - 3x² - 36x + 7 वर्धमान है। हमको इस प्रश्न में वह अंतराल ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 4 का फलन f(x) दिया है f(x) = 3x³ - 3x² - 36x + 7। तो इस दिए हुए फलन में हमको वह अंतराल ज्ञात करना है जिसके लिए यह फलन वर्धमान है। तो सबसे पहले हम x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर देख रहे हैं f' इक्वल टू मिलेगा 3 × x³ का अवकल गुणांक। घात जानते हैं पहले मिलेगी, फिर घात से 1 घटाएंगे 3x² - 3 × x² का 2x - 36 में देख रहे हैं 36 × x का जानते हैं 1 होता है, प्लस अकेला अचर पद है तो उसका अवकल गुणांक 0 होगा। अब हम सरल कर लेंगे तो देख रहे हैं तीनों पदों से 3 कामन मिल जाएगा। 3 कामन कर लेते हैं तो ये शेष बचेगा 3x² - 2x - 36 से देख रहे हैं 3 कॉमन कर लिए, बारते हैं 36, 12 शेष बचेगा। अब इसके बाद हम f' = 0 कर देंगे। f' = 0 रखने पर तो f' का मान लिखते हैं 3 × 3x² - 2x - 12 = 0। अब देख रहे हैं 3 का यदि हम पक्षांतर कर दें तो उधर जाएगा 0/3 0 बन जाएगा। इस प्रकार से द्विघात समीकरण 3x² - 2x - 12 = 0। अब देखें बारते हैं 36 के ऐसे दो खंड घटाने पर 2 मिलें तो सामान्य गुणनखंड नहीं होंगे, इसलिए हम इसमें श्रीधराचार्य का सूत्र लगाएंगे। x बराबर फार्मूला है -b + -√b² - 4ac/2a। इस फार्मूले में a b c का मान रख देंगे। तो देख रहे हैं द्विघात समीकरण के अनुसार a बराबर 3 है। देख रहे हैं a का मान 3 मिलेगा, a बराबर 3, b बराबर -2 और c बराबर -12। a b c के मान को फार्मूले में रखने पर तो x बराबर -b का मान देख रहे हैं -2 प्लस माइनस √b², b -2 है -2 का स्क्वायर -4 × a का मान देख रहे हैं 3 है, इंटू c का मान -12 बटे 2a का मान 3 है। सरल करते हैं देख रहे हैं माइनस माइनस प्लस हो गया 2 प्लस माइनस √2 का स्क्वायर 4, फिर देख रहे हैं माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा तो 4 × 12 × 36 बटे 2 × 6। देखें 4 अंडर के अंदर दोनों पदों से कामन मिल रहा है, कामन कर लेंगे। 4 का वर्गमूल 2 के रूप में बाहर आ जाएगा। इस प्रकार से 1 + 36 बटे 6 देख रहे दोनों पदों से कॉमन मिल जाएगा। 2 को कॉमन कर लेते हैं तो 1 ± अंडर रूट देख रहे हैं 36 1 37 बटे 6, 2 से 6 को काट कर सरल कर लेंगे 2 × 6। तो इस प्रकार से यक्ष का अभीष्ट मान प्राप्त होता है। यक्ष बराबर 1 ± अंडर रूट 37/3। और यदि हम प्लस माइनस में मानों को अलग अलग लिखें तो एक मान देखने मिलेगा 1 + अंडर रूट 37
बटे 3 और दूसरा मान 1 माइनस अंडर रूट 37 बटे 3। तो अब इन मानों को यदि हम वास्तविक रेखा के अंतराल के रूप में विभक्त करें तो यह मान वास्तविक रेखा को अंतरालों -∞ से 1 माइनस अंडर रूट 37 बटे 3 और दूसरा हमारा 1 माइनस अंडर रूट 37 बटे 3 से 1 प्लस अंडर रूट 37 बटे 3 और तीसरा अंतराल मिल जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 37 बटे 3 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये दिए हुए मान वास्तविक संख्या रेखा को 3 अंतरालों में विभक्त करते हैं। यह मान वास्तविक रेखा को अंतरालों में विभक्त करते हैं। अब इसके अनुसार यदि हम देखें, सबसे पहले अंतराल का कॉलम बना लें, अंतराल, और इसके बाद अंतराल के अंतर्गत बिंदु और फिर f डैश x का चिन्ह और इसके बाद फिर फलन की प्रकृति fx की प्रकृति। तो देख रहे हैं ये हमारे दिए हुए अंतराल हैं। इन अंतरालों के मध्य अगर हम एक बिंदु ज्ञात करें तो देख रहे हैं 1 माइनस अंडर रूट 37 बटे 3, अंडर रूट 37 वर्गमूल लेंगे 6 दशमलव कुछ मिलेगा। इसके बाद माइनस में 6 दशमलव प्लस में 1 माइनस 5.3 से भाग देंगे तो माइनस 1 दशमलव करके तो माइनस इन्फिनिटी और माइनस 1 दशमलव के मध्य हम देख रहे हैं -2 मिलेगा। इसके बाद इन दोनों बिंदुओं के मध्य अगर बिंदु निकालें तो हमारा 0 आ जाएगा और देख रहे हैं अंडर रूट 37 6 प्लस 1 7 बटे 3 2 दशमलव और प्लस इन्फिनिटी के मध्य लेंगे तो मान लीजिए बिंदु 3 है। अब हमको इन बिंदुओं पर f डैश x का चिन्ह देखना है। तो देख रहे हैं f डैश x का जो मान मिला है, देख रहे हैं f डैश x इक्वल टू है, f डैश x इक्वल टू देख रहे हैं मान दिया है 3 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12। अब इसमें हम मान रख करके जांच करेंगे कि हमारा f डैश x का मान है। इसमें हम इन बिंदु को रख करके जांच करेंगे तो देख रहे हैं अगर x की जगह -2 रखें तो -2 का स्क्वायर अर्थात देखिए यही मिलेगा 3 इंटू -2 का स्क्वायर -2 गुणे -2 -12 और इसको यदि सरल करें तो सरल करने पर -2 का स्क्वायर 4 4 3 12 तो 3 इंटू देख रहे हैं 4 3 12 12 मान इस पहले पद का मिल जाएगा। माइनस माइनस प्लस हुआ 2 दूनी 4 -12 तो 12 12 कैंसिल कर देंगे। तो इस प्रकार से देख रहे हैं इसका चिन्ह प्लस मिलता है। दूसरे पद में देख रहे हैं x की जगह 0 रख देंगे तो 0 रखने पर ये हमारा मान निगेटिव मिल जाएगा। इसके बाद तीसरा अगर +3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 9 त्रिक 27 माइनस 2 तिहाई 6 तो 12 6 18 माइनस में 18 और प्लस में 27। तो इस प्रकार से ये मान भी हमारा पॉजिटिव आएगा। तो यदि हम जानते हैं मान धनात्मक होता है तो ऐसी स्थिति में फलन का मान वर्धमान, इस अंतराल में फलन वर्धमान होगा। इसके बाद दूसरा निगेटिव है, इस स्थिति में ह्रास मान मिलेगा और तीसरा बिंदु पर भी देख रहे हैं पॉजिटिव है तो इसमें भी मान वर्धमान होगा। हमारा प्रश्न में पूछ रहा था किस अंतराल में दिए गए फलन का मान वर्धमान होगा। तो देख रहे हैं दो अंतरालों में -∞ से 1 माइनस अंडर रूट 37 बटे 3 और दूसरा अंतराल 1 प्लस अंडर रूट 37 बटे 3 से प्लस इन्फिनिटी। तो ये दो अंतरालों में दिए हुए फलन का मान वर्धमान होगा। तो यहाँ पर देखें तो हमारा पहला और तीसरा अंतराल अर्थात -∞
से 1 माइनस अंडर रूट 37/3 और यूनियन दूसरा है 1 प्लस अंडर रूट 37/3 प्लस इन्फिनिटिव। तो ये अंतराल में फलन का मान फलन वर्धमान होगा। तो इस प्रकार से ये हमारे 4 के का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4 का खा। देख रहे हैं 4 के खा में दिया है प्रश्न नंबर 4 का खा है 4 के खा में फलन है इंटीग्रेशन लिमिट देख रहे हैं दी है -π/2 से +π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx। तो प्रश्न नंबर 4 का खा फलन है इंटीग्रेशन -π/2 से देख रहे हैं π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx। इसका अगर हम मान ज्ञात कीजिए तो मान लेते हैं इंटीग्रेशन i इक्वल टू, अब इसमें हम देख रहे हैं हमारे पास एक प्रगुण है इंटीग्रेशन -a से +a fx dx इक्वल टू होता है 0 to a fx dx यदि fx सम फलन है। तो यहाँ पर देख रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स ये हमारा सम फलन है। इस प्रगुण का प्रयोग करेंगे तो हमारा यही प्रश्न बन जाएगा i इक्वल टू 0 to a के स्थान पर देख रहे हैं π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 बन जाता है। अब इसके बाद अब इसमें हम प्रगुण नंबर 3 का प्रयोग करेंगे। प्रगुण नंबर 3 के अनुसार देख रहे हैं प्रगुण नंबर 3 है इंटीग्रेशन 0 to a fx dx इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन 0 to a f a माइनस एक्स dx। इस प्रगुण का प्रयोग करेंगे तो यही हमारा प्रश्न बन जाएगा i इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन स्क्वायर x को लिखेंगे π/2 माइनस एक्स dx। आप जानते हैं साइन 90 माइनस एक्स साइन π/2 माइनस एक्स इक्वल टू कास एक्स होता है। तो यही बन जाएगा 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स ये हमारा कास स्क्वायर एक्स में साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स इक्वल टू कास स्क्वायर एक्स dx। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन जाता है। अब यदि हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ लें फर्स्ट प्लस सेकंड तो देख रहे हैं जोड़ने पर इसका मान मिल जाएगा i प्लस आई इक्वल टू 2i इक्वल टू देख रहे हैं 2 दोनों से कॉमन मिल जाएगा इंटीग्रेशन 0 से π/2 देख रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स dx। और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स का मान जानते हैं 1 होता है, दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। तो i इक्वल टू 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स का मान रख देते हैं। अब हमको 1 का समाकलन करना है क्योंकि x के सापेक्ष करना है तो 1 का समाकलन x होगा और लिमिट देख रहे हैं 0 से π/2। अब हम लिमिट का प्रयोग करेंगे तो जानते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट π/2 माइनस x की जगह लोअर लिमिट रख देंगे। तो इस प्रकार से i इक्वल टू मिल जाएगा π/2। यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का मान पूछ रहा था तो दिए हुए प्रश्न में मान π/2 होगा। तो इस प्रकार से ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं गा पार्ट में देखने दिया है। यदि इसका गा पार्ट देखें, गा में कह रहा है यदि R1 तथा R2 समुच्चय A में 2 तुल्यता संबंध हैं तो सिद्ध कीजिए कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी A में एक तुल्यता संबंध है। अब हम इस प्रश्न को सिद्ध करते हैं। देख रहे 4 के गा में दिया है, कह रहे यदि R1 तथा R2
समुच्चय ए में दो तुल्यता संबंध हैं तो सिद्ध कीजिए कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी ए में एक तुल्यता संबंध है। तो यहाँ पर दिया है R1 तथा R2 तेरा समुच्चय ए में दो तुल्यता संबंध हैं। तो ये तुल्यता संबंध हम जानते हैं ऐसा संबंध जो स्वतुल्य सममित और संक्रमक हो वही तुल्यता संबंध कहलाता है। तो यहाँ पर R1 R2 दोनों समुच्चय ए में स्वतुल्य सममित और संक्रमक होंगे। मान लेते हैं माना R1 R2 समुच्चय ए में दो तुल्यता संबंध हैं। समुच्चय ए में दो तुल्यता संबंध हैं। इसलिए दोनों से तात्पर्य है R1 और R2, तो दोनों स्वतुल्य सममित और संक्रमक भी होंगे। तो यदि R1 R2 दो तुल्यता संबंध हैं तो निश्चित रूप से दोनों स्वतुल्य सममित और संक्रमक भी होंगे। अब हम पहले स्वतुल्य को सत्यापित करेंगे। यदि माना A बिलोंग्स टू A, जहाँ A एक स्वेच्छ अवयव है तथा A एक स्वेच्छ अवयव है, चूंकि R1 और R2 दोनों A पर स्वतुल्य हैं, इसलिए AA बिलोंग्स टू R1 एंड AA बिलोंग्स टू R2। दिस इम्प्लाइज, देख रहे हैं AA R1 का भी एलिमेंट है और AA R2 का भी एलिमेंट है, इसलिए AA बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। अतः कह सकते हैं R1 इंटरसेक्शन R2 स्वतुल्य संबंध है। अब हम R1 इंटरसेक्शन R2 को सममित संबंध सिद्ध करेंगे। माना AB बिलोंग्स टू A इस प्रकार है कि AB बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 कह सकते हैं AB बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। दिस इम्प्लाइज, देखिए AB यदि R1 इंटरसेक्शन R2 का अवयव है तो फिर AB बिलोंग्स टू R1 एंड AB बिलोंग्स टू R2। क्योंकि R1 और R2 सममित संबंध है, इसलिए अब जब AB बिलोंग्स टू R1 है तो BA बिलोंग्स टू भी R1 मिलेगा एंड BA बिलोंग्स टू R2 भी होगा। क्योंकि R1 और R2 सममित संबंध हैं, इसलिए BA बिलोंग्स टू R1 एंड BA बिलोंग्स टू R2। तो देख रहे हैं BA R1 का भी अवयव है, R2 का भी अवयव है, इसलिए हम कह सकते हैं कि BA बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। अतः देखिए AB बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 लेकर चले थे और BA बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 मिलता है। अतः R1 इंटरसेक्शन R2 सममित संबंध है। अब हम संक्रमक और सिद्ध कर लेंगे। फिर जानते हैं यदि कोई संबंध स्वतुल्य सममित और संक्रमक होता है तो फिर वो तुल्यता संबंध कहलाता है। अब हम संक्रमक होने की जांच करेंगे। माना
ए बी सी माना ए बी सी बिलोंग्स टू ए इस प्रकार हैं कि ए बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 एंड बी सी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। अब यहाँ पर देख रहे हैं ए बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 एंड बी सी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। दिस इम्प्लाइज ए बी बिलोंग्स टू R1 एंड ए बी बिलोंग्स टू R2 एंड देख रहे हैं बी सी बिलोंग्स टू, चूंकि इंटरसेक्शन में है तो दोनों का अलग अलग अवयव भी होगा। बी सी बिलोंग्स टू R1 एंड बी सी बिलोंग्स टू R2। आप देख रहे हैं R1 को यदि हम एक साथ कर लें, दिस इम्प्लाइज ए बी बिलोंग्स टू R1 एंड देख रहे हैं बी सी बिलोंग्स टू R1, बी सी बिलोंग्स टू R1 एंड R2 वाले पदों को एक साथ कर लेंगे, ए बी बिलोंग्स टू R2 एंड बी सी बिलोंग्स टू R2। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ए बी बिलोंग्स टू R1 एंड बी सी बिलोंग्स टू R1। दिस इम्प्लाइज कह सकते हैं ए बी बिलोंग्स टू R1 एंड बी सी बिलोंग्स टू R1, इसलिए ए सी बिलोंग्स टू R1, ए सी बिलोंग्स टू R1 एंड इसी प्रकार R2 में देख रहे हैं ए बी बिलोंग्स टू R2 एंड बी सी बिलोंग्स टू R2, कह सकते हैं ए सी बिलोंग्स टू R2। तो ए सी बिलोंग्स टू R1 एंड ए सी बिलोंग्स टू R2, दिस इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। तो देख रहे हैं यहाँ पर ए बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 एंड बी सी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। हम जानते हैं कि यदि पहला किसी समुच्चय का कोई अवयव है, यानी पहले का संबंध किसी से है और दूसरे का संबंध ठीक उसी प्रकार, तो पहले और तीसरे का संबंध देख रहे हैं, पहले का जो संबंध दूसरे से है और दूसरे का संबंध तीसरे से है, ठीक वही संबंध पहले का तीसरे के साथ स्थापित हो जाता है, तो फिर ऐसा संबंध संक्रमक संबंध कहलाता है। इसलिए कह सकते हैं अतः यह संक्रमक संबंध है, R1 इंटरसेक्शन R2 संक्रमक संबंध है। चूंकि R1 इंटरसेक्शन R2 सतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रमक भी है, इसलिए यह तुल्यता संबंध है। इसलिए R1 इंटरसेक्शन R2 तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। यही हमको सिद्ध करना था, प्रूव्ड। इसके बाद हम देखते हैं चौथे का घा पार्ट। चौथे के घा में देख रहे हैं दिया है प्रश्न नंबर 4 का घा है। 4 के घा में दिया है, कह रहा है ए वेक्टर बी तथा वेक्टर सी सदिश हैं और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको मान ज्ञात करना है, जबकि देख रहे हैं दिया हुआ है क्या वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी सदिश हैं और ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हमारा प्रश्न है ए बी सी कह रहा सदिश हैं और ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख रहे हैं इस प्रश्न में प्रश्न नंबर 4 का घा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 यह दिया है और इसकी सहायता से हमको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए का मान ज्ञात करना है। तो देखिए सरल करते हैं, हमारा यहाँ पर मान दिया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इसमें हम दोनों ओर का वर्ग कर लेते हैं। दोनों ओर का वर्ग करने पर या दोनों ओर सेल्फ प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर
इक्वल टू 0 का स्क्वायर जानते हैं 0 होगा, होल स्क्वायर करेंगे वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी प्लस 2 वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी वेक्टर वी डॉट वेक्टर सी प्लस 2 वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू 0। अब जानते हैं वेक्टर का स्क्वायर बराबर उसके मापांक का स्क्वायर होता है, लिख सकते हैं मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड वी का स्क्वायर प्लस मॉड सी का स्क्वायर एक प्लस देख रहे हैं तीनों पदों से 2 कॉमन कर लेंगे तो मिल जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू 0। अब हम देख रहे हैं पदों को पक्षांतर कर लें तो 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू, तीनों पद देख रहे हैं प्लस में हैं, तीनों माइनस में हो जाएंगे, माइनस कॉमन कर लें तो यही मान हमारा मिल जाएगा मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस मॉड सी का स्क्वायर। आप इस 2 को पक्षांतर कर दें इस प्रकार से ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू -1/2 इंटू मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर। यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इसका मान ज्ञात करना था ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, इसका मान देख रहे हैं मिला -1/2 मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर। तो ये इस प्रश्न का आंसर होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं 5वां प्रश्न। 5वें प्रश्न में देख रहे दिया है, 5वें प्रश्न में कह रहा है सभी खंड कीजिए जिसमें का पार्ट में वक्र x² अपान 25 प्लस y² अपान 9 बराबर 1 से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 5 के का में देख रहे हैं वक्र x² बटे 25 प्लस y² बटे 9 बराबर 1 से तेरा घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं प्रश्न नंबर 5 का वक्र है x² बटे 25 प्लस y² बटे 9 बराबर 1। तो देख रहे हैं दीर्घवृत्त का एक मानक समीकरण लिखा है, कह सकते हैं x² बटे 5 का स्क्वायर प्लस y² बटे 3 का स्क्वायर बराबर 1। तो x² अपान a स्क्वायर प्लस y² अपान b स्क्वायर बराबर 1 दीर्घवृत्त का मानक समीकरण होता है और उससे तुलना करें a बराबर 5 और b बराबर 3 है। अब यदि हम इसका आलेख खींचें तो देख रहे हैं a का मान 5 है, b का मान 3 है, अर्थात दीर्घाक्ष इसका x अक्ष बनेगा। तो इसका इस प्रकार से आलेख खींच देंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पर मान लीजिए a डैश बी डैश और ये इसका केंद्र हो जाएगा। a जानते हैं a0 a का मान 5 है, 5 0, a डैश -5 0, b का निर्देशांक 0 3 और b डैश 0 -3 और केंद्र देख रहे हैं 0 0 है। आप देख रहे हैं ये चारों चतुर्थांशों में सममित है, तो हम एक चतुर्थांश में स्थित भाग का क्षेत्रफल निकाल करके उसका 4 गुना कर देंगे तो अभिष्ट क्षेत्रफल मिल जाएगा dx। तो देख रहे हैं अभिष्ट क्षेत्रफल a बराबर होता है, क्षेत्रफल a बराबर इंटीग्रल लिमिट देख रहे हैं पहले चतुर्थांश में 0 से 5 y dx, ये फार्मूला है। ये केवल हमारा प्रथम चतुर्थांश में स्थित भाग का क्षेत्रफल है और पूरा क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इसमें 4 से गुणा कर देंगे तो यही अभिष्ट क्षेत्रफल होगा। इससे हम y का मान निकालेंगे तो देख रहे हैं दीर्घवृत्त के समीकरण से यदि हम y का मान निकालें तो y² बटे 9 समीकरण दिया है x² बटे 25 प्लस y² बटे 9 बराबर 1। तो y² बटे 9 बराबर मिल जाएगा 1 माइनस x² बटे 25
लाशा लेकर के सरल कर लें, 25 लाशा मिल जाएगा, तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और यदि हम वाई स्क्वायर बराबर लिखें तो वाई स्क्वायर बराबर मिल जाएगा 9 गुणा में आ जाएगा, तो 9/25 इंटू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद हम y बराबर लिखेंगे तो y बराबर वर्गमूल ले लें 3/5 अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये y का मान मिलेगा। यही y का मान यहाँ रख लेना है, तो यही बन जाएगा a बराबर 4 इंटू इंटीग्रेशन 0 से 5, y का मान देख रहे हैं 3/5 अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर dx। सरल करते हैं, संख्या पहले लिख लेंगे तो देख रहे हैं 3 चौको 12, 12/5 इंटू 0 से 5 अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब हम समाकलन का सूत्र लगाएंगे, समाकलन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन होता है, इसका यदि हम समाकलन लिखें इंटीग्रेशन 0 टू ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू हाफ एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ, यदि कॉमन कर लेंगे तो ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपान ए, इसी फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे। तो यही देखिए मिल जाएगा 12/5 इंटू हाफ एक्स की जगह देख रहे हैं एक्स ही है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अर्थात 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अर्थात 25 इंटू साइन इनवर्स एक्स अपान ए की जगह देख रहे हैं 5 है। अब इसमें हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट दी है 0 से 5, सरल करते हैं, देख रहे हैं 2 से 12 काट देंगे, 2 6 12 तो मिल जाता है 6/5 इंटू, पहले हम अपर लिमिट लगाएंगे, एक्स की जगह 5 रखेंगे, तो देख रहे हैं 5 इंटू अंडर रूट 25 माइनस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा प्लस 25 इंटू साइन इनवर्स 5/5, तो ये अपर लिमिट का प्रयोग हुआ माइनस। अब लोअर लिमिट का प्रयोग करेंगे, एक्स की जगह 0 रखेंगे, तो 0 इंटू अंडर रूट 25 माइनस 0 प्लस 25 इंटू साइन इनवर्स 0/5। अब इसको हम सरल कर लेते हैं, सरल करने पर देख रहे हैं 6/5 इंटू 25 माइनस 25 देख रहे हैं 0 हो जाएगा, 0 से गुणा होगा तो पद 0 हो जाता है, प्लस 25 इंटू साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 जानते हैं π/2, इसके बाद माइनस देख रहे हैं इसमें 0 से गुणा होगा 0 हो जाएगा, प्लस 25 इंटू साइन इनवर्स 0/5 0 होता है। इस प्रकार से 6/5 0 प्लस 25 इंटू π/2 अर्थात 25 π/2, और देख रहे हैं ये सेकंड पद हमारा 0 ही है। आप सरल करते हैं तो सरल करने पर देख रहे हैं 2 से 6 काट देंगे, 2 तिहाई 6, 5 से 25 काटेंगे, 5 × 5 = 25, तो 5 तिहाई 15 पाई वर्ग इकाई, यही दिए हुए अभीष्ट दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर 15 पाई वर्ग इकाई, यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है, देख रहे हैं अगले प्रश्न में कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 6 है तथा उनके घनों का योगफल न्यूनतम है। हमको ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना है जिनका क्या योगफल 6 है और उनके घनों का योगफल न्यूनतम है। तो मान लेते हैं, माना पहली संख्या यक्ष है, तो इसमें मान लेते हैं माना पहली संख्या, देख रहे प्रश्न नंबर 5 का खा, माना पहली संख्या बराबर यक्ष। चूंकि दोनों संख्याओं का योग 6 है, इसलिए दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी
6 माइनस यक्स। आप कह रहा है घनों का योग, घनों का योग मान लेते हैं ए है। ए बराबर देखिए पहले संख्या का घन अर्थात क्यूब प्लस दूसरे संख्या का घन 6 माइनस यक्स का होल क्यूब। दोनों ओर यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी ए अपान डी एक्स इक्वल टू देख रहे हैं एक्स क्यूब का मिलेगा 3x स्क्वायर प्लस 6 माइनस एक्स के होल क्यूब में घात पहले आएगी, फिर घात से एक घटाएंगे 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 6 माइनस एक्स का करेंगे 6 देख रहे हैं अकेला है 0 हो जाएगा माइनस एक्स का 1। इस प्रकार से 3 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर देख रहे हैं 3 हमने कॉमन कर लिया प्लस माइनस का गुणा माइनस 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आप फलन के अधिकतम या न्यूनतम मान के लिए, फलन के अधिकतम या न्यूनतम मान के लिए डी ए अपान डी एक्स को 0 के बराबर कर देंगे। इससे हल करने पर x का मान मिल जाएगा। अब देखिए डी ए अपान डी एक्स का मान रख लेते हैं। मान दिया है 3, इसका मान देख रहे हैं दिया है 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। 3 का पक्षांतर करेंगे तो देख रहे हैं इधर गुणा में है उधर भाग में चला जाएगा, तो इस प्रकार से मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0, या एक्स स्क्वायर बराबर 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों ओर का वर्गमूल ले लेंगे तो वर्गमूल लेने पर देख रहे हैं एक्स बराबर प्लस माइनस 6 माइनस एक्स। एक बार प्लस चिन्ह लेंगे तो प्लस चिन्ह लेने पर देख रहे हैं प्लस चिन्ह लेने पर एक्स बराबर 6 माइनस एक्स, या एक्स पक्षांतर किए तो 2x बराबर 6 या x बराबर 3 मिल जाता है। वहीं देखिए माइनस चिन्ह लेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर यही बन जाएगा x बराबर माइनस 6 माइनस एक्स, माइनस 6 प्लस एक्स, तो देख रहे हैं x दोनों ओर से कैंसिल हो जाएगा, इससे x का कोई मान नहीं मिलता है, तो x का हमारा अभीष्ट मान 3 प्राप्त होता है। अब हम डी ए अपान डी एक्स का पुनः एक बार अवकलन करने पर, डी ए अपान डी एक्स का पुनः अवकलन करने पर देख रहे हैं डी ए अपान डी एक्स का जो मान मिला है, डी ए अपान डी एक्स बराबर यही 3 इंटू दिया है 3 इंटू 3 अचर है बाहर हो जाएगा। अब हम एक्स स्क्वायर का करते हैं 2x, फिर देख रहे हैं माइनस 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे, घात पहले आएगी 2 इंटू 6 माइनस एक्स, 2 से 1 घटाएं 1 घात बचती है। अब 6 माइनस एक्स का करेंगे 6 का 0 माइनस एक्स का 1 मिल जाएगा बराबर 0। सरल कर लें तो सरल करने पर देख रहे हैं डी ए अपान डी एक्स का पुनः अवकलन किए तो डी स्क्वायर ए अपान डी एक्स स्क्वायर, तो देख रहे हैं इस प्रकार से 2 और कॉमन मिल जाएगा तो 3 दूनी 6 बचा हमारा x माइनस देख रहे हैं माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा 6 माइनस एक्स, तो x कैंसिल हो जाएगा, तो इस प्रकार से 36 प्राप्त होता है। और देख रहे हैं x बराबर 3 मिला है तो x बराबर 3 पर अगर निकालें, x बराबर 3 पर डी स्क्वायर ए अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, चूँकि देख रहे हैं x इसमें है ही नहीं तो पॉजिटिव मान मिल जाता है, और पॉजिटिव मान दर्शाता है कि x बराबर 3 पर दिए हुए फलन का मान न्यूनतम होगा। अतः x बराबर 3 पर संख्याओं का योग न्यूनतम होगा। यही हमको सिद्ध करना था कि वे संख्याएं याद कीजिए जिनके लिए संख्याओं के घनों का योग न्यूनतम हो, तो संख्याओं के घनों का योग है घनों का योग। अब संख्याएं देखिए पहली संख्या हमने x माना था, इसलिए पहली संख्या बराबर x का मान 3 मिला 3 आ जाएगी, और दूसरी संख्या 6 माइनस एक्स थी, दूसरी संख्या बराबर 6 माइनस एक्स, एक्स का मान रख दिए 6 माइनस 3 बराबर 3,
तो इस प्रकार से दोनों संख्याएं 3 3 ही होंगी। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5 के गा में दिया है, देख रहे हैं प्रश्न नंबर 5 का गा दिया है, कह रहा सिद्ध कीजिए। देख रहे हैं सारणिक दी है और सारणिक को सिद्ध करके हमको लाना है। तो देख रहे हैं सारणिक का मान दिया है, सारणिक है प्रश्न नंबर 5 का गा। गा में देख रहे हैं सारणिक है, मान लेते हैं डेल्टा बराबर, और देख रहे हैं सारणिक का जो मान दिया है, सारणिक है पहला कॉलम x स्क्वायर y प्लस जेड, और देख रहे हैं इसका दूसरा कॉलम है y स्क्वायर और z प्लस x, जबकि तीसरा कॉलम है z स्क्वायर x प्लस y। हमको सिद्ध करके लाना है। देख रहे हैं x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हमको सिद्ध करके लाना है। तो देख रहे हैं सारणिक दिया है। सबसे पहला कार्य, देखिए सारणिक में सबसे पहले हम पहले कॉलम से दूसरा और दूसरे से तीसरे को घटाने की प्रक्रिया करेंगे। C1 माइनस C2 और C2 माइनस C3 डेल्टा इक्वल टू, देखें x से y घटाएंगे, x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और y प्लस जेड माइनस घटाएंगे, देख रहे हैं दोनों प्लस हैं, दोनों माइनस हो जाएंगे, माइनस जेड माइनस एक्स। इसके बाद दूसरे कॉलम से तीसरा कॉलम घटाएंगे, y माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और जेड प्लस एक्स, माइनस घटाने में दोनों माइनस हो जाएंगे। और फिर तीसरा कॉलम है जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई। सरल करते हैं, सरल करने पर देख रहे हैं एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को वर्गांतर से एक ब्रैकेट प्लस में और एक ब्रैकेट माइनस में लिख देंगे। और इस तीसरे में देख रहे हैं जेड प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, वाई माइनस एक्स माइनस कॉमन कर लें, ये भी एक्स माइनस वाई हो जाएगा। अब दूसरे स्तंभ में देखते हैं वाई माइनस जेड और ये वर्गांतर से एक ब्रैकेट वाई प्लस जेड, दूसरा ब्रैकेट वाई माइनस जेड, और फिर तीसरे में देखें एक्स प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, जेड माइनस वाई माइनस कॉमन कर लें तो वाई माइनस जेड। और देख रहे हैं तीसरा कॉलम है जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई, सरल किए। अब इसके बाद देख रहे हैं पहले कॉलम से एक्स माइनस वाई तीनों पदों में हैं, तो C1 से हम एक्स माइनस वाई और C2 से y माइनस जेड उभयनिष्ठ लेने पर इनको हम कॉमन कर लेते हैं। तो कॉमन करने के बाद देख रहे हैं यही हमारा मिलेगा, पहले कॉलम से हमने x माइनस वाई और दूसरे कॉलम से y माइनस जेड कॉमन कर लेते हैं। अब देख रहे हैं पहले कॉलम में क्योंकि पहले अवयव x माइनस वाई निकल गया, एक बचा, फिर x प्लस वाई और तीसरे से देख रहे हैं माइनस एक, दूसरे स्तंभ में देखेंगे y माइनस जेड निकल गया, एक बचेगा, y प्लस जेड और इसके बाद माइनस एक, तीसरा कॉलम है जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई, पहली और तीसरी पंक्ति को जोड़ने पर R1 प्लस R3, तो यही हमारा मिल जाएगा डेल्टा इक्वल टू, पहली और तीसरी पंक्ति को यदि हम जोड़ लें तो देख रहे हैं एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड इंटू पहली पंक्ति में तीसरी पंक्ति को यदि हम जोड़ेंगे तो एक माइनस एक जीरो हो जाएगा, एक माइनस एक जीरो, और जेड प्लस एक्स प्लस वाई, ये हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। दूसरी पंक्ति वैसे ही उतार लेंगे, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड स्क्वायर, और तीसरी पंक्ति देख रहे हैं माइनस एक एक्स प्लस वाई। अब हम R1 को लेकर प्रसार करने पर, R1 को लेकर प्रसार करने पर, प्रसार करेंगे R1 को लेकर देख रहे हैं तो हमारा ये मान मिल जाएगा बराबर एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और देख रहे हैं चूंकि तीसरी पंक्ति R1 को लेकर प्रसार कर रहे हैं तो R1 में तीसरा अवयव एक्स प्लस वाई प्लस जेड
और इसके संगत देख रहे हैं उत्सार्डिक में हमारा ये बचेगा x प्लस वाई वाई प्लस जेड -1 अब इसमें भी सरल कर लेते हैं तो x माइनस वाई वाई माइनस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड और देख रहे हैं इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो -1 से गुणा होगा -x माइनस वाई फिर माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा y प्लस जेड देख रहे हैं y प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो z माइनस एक्स शेष बचता है। इस प्रकार से x माइनस वाई वाई माइनस जेड और इसी क्रम में हम z माइनस एक्स को पहले लिख लें और x प्लस वाई प्लस जेड तो देख रहे हैं यही हमको सिद्ध करके लाना था। इस प्रकार से दिया हुआ प्रश्न सिद्ध हो जाता है, प्रूव्ड। शेष प्रश्नों को हम अगले भाग में हल करेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।